जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बेलानोग्लॉसस के बारे में, जो कि हेमिकॉर्डेटा में हमको पढ़ना है। तो हेमिकॉर्डेटा में जब हम बेलानोग्लॉसस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि इसका नाम बेलानोग्लॉसस क्यों। तो बेलानोग्लॉसस जो ओक ट्री होता है उसके फ्रूट के जैसा दिखता है। तो ओक ट्री का फ्रूट कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, और इसमें से ऐसे डंठल निकली होती है, और उसका जो मेन फ्रूट होता है वो कुछ इस तरह। तो इसको अगर हम लोग ऐसे उल्टा करके देखें तो ये जो बेलानोग्लॉसस का फर्स्ट पार्ट है और इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं अकॉर्न वर्म। क्या बोलते हैं भाई? अकॉर्न वर्म। ठीक है ना, उसी के जैसा दिख रहा है, ये देखिए। और ये फर्स्ट पॉड जो है बेलानोग्लॉसस का उसको बोलते हैं प्रोबोसिस, है ना, प्रोबोसिस। और ये जो इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सिमिलर टू है कॉलर, तो इसको बोलते हैं कॉलर, है ना। और रेस्ट जो पूरी बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। तो इसकी सिमिलरिटी की वजह से ही इसको हम लोग अकॉर्न वर्म बोलते हैं। क्या यह जीभ जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, टंग जैसा? तो इसीलिए हम लोग इसको टंग वर्म भी बोलते हैं, है ना, टंग वर्म भी। ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्या ये इंडिया में पाया जाता है? हाँ, इसकी जो बेलानोग्लॉसस है इसकी स्पीसीज इंडिया में भी पाई जाती हैं, और टोटल 11 स्पीसीज नोन है इंडियन ओशियन में। और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल है, एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसका कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन सी में कैसा है, तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है या डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। अच्छा, अब बात आती है कि ये हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। देखिए, इनका हैबिट और हैबिटेट में आप देखेंगे तो ये जो है बरो में रहते हैं, बरो, है ना, बिल बना के रहते हैं, बरो, है ना, बरो में रहते हैं। अच्छा, ये थिन है, अच्छा बरो, ठीक है भाई। तो कहाँ पे बरो बनाएंगे? अब ये तो एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है, तो सैंड के अंदर ये ऐसे बरो बनाते हैं, यू से ऐसे इनका बरो होता है, इसी के अंदर एनिमल रहता है ना। कैसे रहता है देखिए, तो ये इसका प्रोबोसिस है ना, ये कॉलर है, और ये इसकी बॉडी इसके अंदर है, ऐसे ये रहती है। ठीक है, तो ये देखिए। अब प्रश्न ये आता है कि सैंड के अंदर इस तरह का बरो मेंटेन कैसे है भाई? सैंड के अंदर अगर आप बरो बनाएंगे, है ना, बिल बनाएंगे, तो वो तो ढह जाएगा, है ना, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एनिमल जो है इसके स्किन में म्यूकस ग्लैंड होती है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और ये खूब म्यूकस सिक्रीट करता है ना, स्टिकी म्यूकस सिक्रीट करता है, स्टिकी म्यूकस। उसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे सैंड होती है, वो पार्टिकल म्यूकस की वजह से आपस में चिपक जाएंगे, है ना, सैंड पार्टिकल स्टिक टुगेदर, है ना। इसकी वजह से ये इसकी बरो मेंटेन रहती है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है इसको, इसके बरो में चारों तरफ जब म्यूकस लगा रहेगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका मूवमेंट आसान हो जाएगा, है ना, इसके मूवमेंट में आसानी होगी। ठीक है, तो एक तरह से लुब्रिकेशन करता है
जो स्टिकी म्यूकस है, एक तो ये काम किया, दूसरा क्या किया, लुब्रिकेशन किया, है ना, जिससे स्मूथली एनिमल उसके अंदर मूव कर सके। अच्छा, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस भी है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज़ देखिए यहाँ पे कि ये एनिमल कैसा है। ये एनिमल स्लगिश है, बाहर के इन्वायरमेंट से इसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है ना। ये बहुत जैसे कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ही उदासीन एनिमल है, बाहर से जो इन्वायरमेंटल चेंज होगा उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता, आलसी टाइप का है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसके फीडिंग की बात करें, ये खाता क्या है, तो ये फीड करता है प्रोटोजोअन्स। किस पे फीड करता है भाई, प्रोटोजोअन्स, है ना, प्रोटोजोअन्स पे फीड करता है। और जो भी ऑर्गेनिक मैटर के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो डेट्रिटस बोलते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, तो ये क्या है, डेट्राइटस एनिमल, ठीक है। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा लार्वा पाया जाता है जो ऐसे सर्कल में ऐसे घूमता रहता है हमेशा, है ना। तो ये कुछ इस तरह शेप का होता है और ये ऐसे, और ये ऐसे घूमता रहता है, इसीलिए इसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। तो आइए अब बात करते हैं कि इसके जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ये जो एनिमल है ये क्या है, यूनिफॉर्मली सीलिएटेड, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, ये बाहर से आपको सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एनिमल क्या है, अनसेगमेंटेड, है ना, एनिमल अनसेगमेंटेड है। अच्छा, आप बॉडी में जो आपको ये एक्सटर्नली सेगमेंटेशन दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये 3 सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम लोग अगर इसको लिख लें यहाँ, तो इसको कहते हैं प्रोबॉसिस, है ना। और इसके बाद दूसरा पार्ट है कॉलर और तीसरा पार्ट है ट्रंक, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि प्रोबॉसिस में क्या क्या। तो देखिए, प्रोबॉसिस में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है वो हम लोग देखते हैं। तो प्रोबॉसिस में ये स्ट्रक्चर जो होता है ये मस्कुलर होता है। पहली चीज़ तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, लेकिन इसके अंदर ये होता है, खाली होता है, छोटी सी कैविटी होती है इसके अंदर, है ना। तो इसको बोलते हैं, कौन सी कैविटी होगी भाई, इस कैविटी को बोलते हैं सीलोम। हम बात कर चुके हैं कि सीलोम जो है एक बॉडी कैविटी है जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है, लेकिन यहाँ पे कैसी है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सीलोम जो है ये जो इसके अंदर है, प्रोबॉसिस के अंदर, ये बाहर से अगर हम यहाँ बनाएं तो इसका अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाएं तो ये देखिए इसके अंदर ऐसे कैविटी होगी और वो बाहर से ऐसे कम्युनिकेट करेगी, है ना। यहाँ पे ये कैविटी है और ये बाहर ऐसे एक छेद के द्वारा खुली हुई है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोबॉसिस पोर। क्या कहेंगे भाई, प्रोबॉसिस पोर, प्रोबॉसिस पोर, है ना, प्रोबॉसिस पोर, ठीक है। तो प्रोबॉसिस पोर की सहायता से इसके अंदर जो ये सीलोमिक कैविटी है इसको बोलते हैं प्रोटोसील, प्रोटोसील, है ना, प्रोटोसील बोलते हैं। तो ये प्रोटोसील बाहर से किससे कम्युनिकेट करेगी, प्रोबॉसिस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इसके बेस में, इसके नीचे अगर ये ऐसे बनाए स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसे यू शेप का डिप्रेशन पाया जाएगा और यहाँ पे तो इसका क्या है,
स्टॉक, जिसके द्वारा ये कॉलर से जुड़े, है ना। यहाँ पे ऐसे कॉलर पाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये इसकी माउथ कैविटी होगी और यहाँ पे भी ऐसे कॉलर पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉलर इसकी माउथ कैविटी को ऐसे ढक के रखेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है प्रोबोसिस किससे जुड़ा है, कॉलर से। ये स्ट्रक्चर क्या है, कॉलर, और ये क्या है, प्रोबोसिस, ना। तो इसके द्वारा ये कॉलर से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, प्रोबोसिस स्टॉक, ठीक है ना। प्रोबोसिस स्टॉक के द्वारा, एक डंडी के द्वारा जैसे कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो यहाँ प्रोबोसिस के बेस में पाया जाता है ना। और इसमें खूब सारे सीलिया हैं। इसको बोलते हैं, ये क्योंकि माउथ के पहले है, माउथ तो ये है और इससे पहले है, तो इसको बोलते हैं प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन, है ना। प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खाने को कैसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट बड की सहायता से, है ना। तो ये लोग अपने अंदर वाटर और इसकी फूड की क्वालिटी को, फूड क्वालिटी को बेलानो ग्लासेस कैसे चेक करेगा भाई, थ्रू प्री ओरल सिलियरी अपैरेटस के द्वारा, ठीक है। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, प्री ओरल सिलियरी अपैरेटस, प्रोबोसिस स्टॉक। और इसके एनाटॉमी में क्या, जो दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ वो है कॉलर, है ना। कॉलर के ऊपर जब कॉलर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे है। और यहाँ पे ये प्रोबोसिस स्टॉक है और ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये इसको प्रोबोसिस को अगर हम लोग बनाए तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे प्री ओरल सिलियरी अपैरेटस है, तो ये ऐसे जुड़ा है। तो ये हो गया प्रोबोसिस, और ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ऐसे, ये हो गया हमारा। और इसके नीचे क्या होगा, ट्रंक। तो ये क्या है, जो पूरे प्रोबोसिस के स्टॉक को ढका रहता है, ये है स्टॉक इसका, तो इसको ढका रहेगा स्टॉक को, तो इसको बोलते हैं कॉलरेट, कॉलरेट ना, कॉलरेट बोलते हैं। अच्छा, ये फनल शेप का स्ट्रक्चर अगर 3D में देखेंगे तो ऐसे फनल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि नहीं, तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, जिसको हम लोग मीजोसील बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रोबोसिस में प्रोटोसील, इसमें क्या बोलेंगे, मीजोसील, ठीक है ना, मीजोसील। अच्छा, मीजोसील। और ट्रंक में जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, मेटासील, मेटासील। ये हम लोग अभी सीलोम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मीजोसील है, और ये मीजोसील आके ओपन होती है जो फर्स्ट गिल पेयर होगा उसमें, है ना। ओपन सील इन फर्स्ट गिल ओपनिंग, गिल ओपनिंग, है ना। जैसे आपका जो प्रोबोसिस था वो तो प्रोबोसिस पोर के थ्रू निकलता था, बाहर कम्युनिकेट करता था, लेकिन मीजोसील जो कॉलर में पाया जाएगा वो किसके थ्रू करेगा, इसमें जो एक डक्ट आ रही है वो ओपन होगी कहाँ, फर्स्ट गिल जो होगा उसमें जाके ओपन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ट्रंक है उसमें क्या क्या है। देखिए, ट्रंक में हमको यहाँ पे 3 पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो दिखाई देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, क्या बोलते हैं भाई, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन।
है ना। और दूसरा है उसको बोलते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हिपैटिक रीजन, हिपैटिक रीजन, है ना। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल या पोस्ट हिपैटिक रीजन, पोस्ट हिपैटिक या इसी को एब्डोमिनल भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए ब्रैंकियोजेनाइटल, ब्रैंकियो मतलब यहाँ रेस्पिरेशन, ब्रैंका जो यहाँ पे वर्ड यूज हो तो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित है। जेनाइटल मतलब जहाँ गोनैड पाया जाता है। तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ट्रंक का, जहाँ ये ब्लू ब्लू डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना। तो इनिशियली जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं जहाँ पे गिल पाई जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। क्या बोलते हैं भाई, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। तो यहाँ क्या क्या पाया जाएगा, गिल्स पाई जाएंगी यू से, और क्या पाया जाएगा, गोनैड्स पाया, है ना। गोनैड्स का क्या काम है, गैमीट को बनाना। लेकिन इसमें जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर जब ऐसे अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो आपको ऐसे दिखाई देगा, देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में भी ऐसे ही आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनली प्रेजेंट है, अगर बॉडी के अलोंग ऐसे ऐसे प्रेजेंट है ना, इंटीरियर से पोस्टीरियर। और यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर है इसी में क्या पाया जाएगा, गोनैड पाया जाएगा। इसी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा, गोनैड। और ये पंखे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको बोलते हैं जेनाइटल विंग। क्या बोलते हैं भाई, जेनाइटल विंग, क्या बोलेंगे, जेनाइटल विंग, ठीक है। और ये जो उभार जैसा स्ट्रक्चर है डॉर्सल साइड में, है ना, ये डॉर्सल साइड में है तो इसको बोलते हैं ये मिड, बिल्कुल मिडिल में है, डॉर्सल रिज, है ना। अच्छा, इसी तरह से ये क्या होगा, मिड वेंट्रल रिज, है ना। अच्छा, अब देखिए ब्रैंकियल जो गिल की ओपनिंग है, गिल जो होगा वो कहाँ पे ओपन होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिल की ओपनिंग होगी, यहाँ पे, है ना। यू शेप गिल है तो इसकी ओपनिंग यहीं पे होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो यहाँ और यहाँ ओपनिंग होगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता, ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल पोर। इसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल पोर, ब्रैंकियल पोर, है ना, ब्रैंकियल पोर। या इसी को ब्रैंकियल अपर्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल अपर्चर, है ना। और कभी कभी कुछ स्पीसीज में क्या होता है, ये जो जेनाइटल विंग है ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेती है, किसको, ब्रैंकियल पोर को, ब्रैंकियल पोर को पूरी तरह से जेनाइटल विंग कवर कर लेती है। तो उसके केस में, जैसे फिश के केस में हम लोग बोलते हैं कि जब गिल्स को जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ओपरकुलम। क्या बोलते हैं भाई, ओपरकुलम। तो कभी कभी जेनाइटल विंग कैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, ओपरकुलम के जैसा, वो पूरी तरह से ब्रैंकियल पोर को ढक लेती है, ठीक है। तो ये है आपका ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। दूसरा है उसके बाद उसको बोलते हैं हिपैटिक रीजन। हिपैटिक रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिपैटिक रीजन जो होता है
उसमें डॉर्सल सरफेस पे इंटेस्टाइनल सैकुलेशंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हेपेटिक रीजन में? अगर डॉर्सल सरफेस पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे सैकुलेशंस पाए जाते हैं, है ना। दीज आर इंटेस्टाइनल सैकुलेशंस, है ना। ये ऐसे चुन्नट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इंटेस्टाइनल सैकुलेशन, है ना। इन्हीं इंटेस्टाइनल सैकुलेशन में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या है? इंटेस्टाइनल सैकुलेशंस को ही हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक सिका। इसी को क्या बोलते हैं? हिपैटिक सिका, है ना। हिपैटिक सिका बोलते हैं। अच्छा, उसी तरह से अगर आप पोस्ट हिपैटिक रीजन में देखेंगे तो पोस्ट हिपैटिक रीजन में क्या पाए जाएंगे? टर्मिनली एनस पाया जाएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर है एनस, है ना। तो टर्मिनली आपको यहाँ एनस दिखाई देगा। और ये क्या है? हिपैटिक सिका है। और ये क्या है स्ट्रक्चर? ये गिल्स है। तो ये कौन सा रीजन होगा? और यहाँ पे ये किसकी ओपनिंग है? यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? गोनैड्स पाए जा रहे हैं। और ये बीच में क्या है? ये आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री, है ना। तो ये आपके और इसके एंड पे क्या पाया जाएगा? एनस, है ना। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया कि जो आपका मेलानोब्लास्टस है वो कैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसकी बॉडी वॉल में क्या क्या सेल्स पाई जाती हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।